हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने ग्रुप, ठीक है, हमने ऐसे बात किया था कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, हमने उनको डिफाइन किया कि प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं, माइनस आई कौन से करते हैं। फिर उनका हमने वेरियस कंपैरिजन किया। ठीक है, फिर हमने लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, इसमें आपने देखा कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन and also for free radicals is directly proportional to the groups showing plus I effect. ठीक है, and inversely proportional to groups showing minus I effect. ठीक है, ये कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन से माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे कंपैरिजंस भी किए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिव्यू, बेसिकली 2 क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे रिगार्डिंग लास्ट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ पर रेडिकल्स होंगे। ठीक है, तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लें। ठीक है, अपने खुद से इसको सॉल्व कर लें, ऑर्डर अरेंज कर लें, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने पॉज करके कर लिया होगा। आइए देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट में देखें, NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, CN माइनस आई शो करता है। इन सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। और CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म होगा कि सबसे ज़्यादा तो इस वाले का होना है, क्योंकि ये प्लस आई इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ये डोनेट के। ठीक है, बट ये क्या है, ये दोनों ही NO2 एंड CN दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खुद ये क्या है, विड्रॉ कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का क्या है, डिक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब सी से डिक्रीज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये दिखा कि ये सबसे ज्यादा तो इसी का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हुआ थर्ड वाला। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड का तो सबसे ज्यादा हुआ। बात आती है कि फर्स्ट का ज्यादा होगा या सेकंड का ज्यादा होगा। जैसे कि जो कम डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी को जो थोड़ा कम डिक्रीज करेगा वो पहले आएगा सेकंड नंबर पे, और फिर जो सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा वो थर्ड नंबर पे जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CN। ठीक है, NO2, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ, इसका ऑर्डर मैंने इनिशियली आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, आप उस ऑर्डर को अगर ना याद हो तो आप देख भी सकते हैं, ग्रेटर देन CN। ठीक है, हेंस इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो NO2 है ये स्ट्रांगली डिस्टेबलाइज करेगा। इस कार्बोकैटायन को, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो फिर इसके फर्स्ट थर्ड आएगा, फिर उसके बाद ये CN वाला आएगा सेकंड नंबर, ज्यादा स्टेबल, एंड सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बहुत बेसिक से चीज था, हमने पिछले क्लास का जो यूज किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं
सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, हमें पता है कि प्लस आई इफेक्ट फ्री रेडिकल को भी सिमिलर टू कार्बोकैटायन माइनस आई इफेक्ट कार्बो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो NO2 है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब बात करते हैं CT3 का, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, CD3 भी प्लस आई शो करता है एंड CH3 भी प्लस आई शो करता है। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स के केस में इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो मैं इसका भी आपको कंपैरिजन करा चुका हूँ कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ CT3 is greater than CD3 is greater than CH। रीजन बताया था मैंने कि बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमें पता चल गया कि CT3 का प्लस साइज सबसे ज्यादा होगा। तो प्लस साइज सबसे ज्यादा होगा मतलब इस फ्री रेडिकल को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, मोस्ट स्टेबल बना देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंड नंबर, फिर CD3 मतलब थर्ड नंबर, फिर फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल होगा, सॉरी फोर्थ आएगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, और सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे जो अनस्टेबल होगा NO2 ग्रुप, इसको क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। सबसे कम स्टेबल होगा आपका फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा। और बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए यहाँ तक बात खत्म हुआ। तो हमने अभी तक कार्बोकैटायन एंड कार्बोनैन की बात करी। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस, ठीक है, आप एक नोट पॉइंट लिख के डाल लेंगे कि कार्बोकैटायंस आर ठीक है, कार्बोकैटायंस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। कार्बोकैटायंस डायमैग्नेटिक होते हैं, इनमें कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए R1, ये R2, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है नियर बाई, जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑल आर पेयर्ड, कोई फ्री नहीं है। ठीक है, ऑल आर पेयर्ड। अब सिंस ये पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, वेयर एज फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, कैसे है दिखते हैं? फ्री रेडिकल्स का हमें पता है कि R1, R2 और R3। ठीक है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है अनपेयर्ड फॉर्म में होता है। ये सभी तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये तो पेयर्ड है। ठीक है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सभी क्या है, पेयर्ड है। बस एक यही है जो अनपेयर्ड है। ठीक है, एक यही है जो क्या है, अनपेयर्ड है। अब सिंस ये अनपेयर्ड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल, मैग्नेटिक मोमेंट, जितने भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं हम उनके लिए एक मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वेयर n इज द नंबर ऑफ
and is the number of unpaired electrons. ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे स्पीसीज की पैरामैग्नेटिक जो होते हैं उनका ये म्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम बोर मैग्नेटन BM लिखते हैं यूनिट में। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू अगर हम फ्री रेडिकल केस में बात करें तो n इक्वल टू 1 है, 1 इंटू 1+2 दैट इज इक्वल टू √3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.73 बोर मैग्नेटन। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज छूट गई थी। ठीक है, जो डायमैग्नेटिक होते हैं पैरामैग्नेटिक, आप इसको नोट पॉइंट लिख के तो नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पर हम कार्बोकेटायंस एंड फ्री रेडिकल्स का डिस्कशन खत्म होता है। ठीक है, ये अगेन फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटायन आएगा, लेकिन तब तक हम हाइपर कंजुगेशन एंड जो रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसको हम पढ़ चुके रहेंगे। ठीक है, तो फिर एट दैट टाइम हम अगेन इसकी बात करेंगे देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, हम एरोमेटिसिटी भी देखते हैं, कौन से एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने लेक्चर पे। ठीक है, तो आज हमें बेसिकली पढ़ना है कार्बन आयन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे आप कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन मतलब कोई भी कार्बन होगा, ये होगा R1, R2, R3 और इस पर एक अनायन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नेगेटिव चार्ज है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 4 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आया, sp3। ठीक है, अब शेप की बात कर लेते हैं कि इसका शेप कैसा होगा, तो रेज देता हूँ मैं। तो आपको तो शेप बना हुआ दिख ही रहा होगा, मैंने एक्चुअल शेप नहीं बना रखा है। इसका शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर। सॉरी, नॉट ट्रायगोनल प्लेनर, एक्चुअल में ये होता है ट्रायगोनल पिरामिडल। एक पिरामिड टाइप का ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब थर्ड हम देखते हैं नियर बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करें तो 2 इस बॉन्ड में है। ठीक है, 2 इसमें है, 2 यहाँ पर है, यानी 2 लोन पेयर फॉर्म में है। ठीक है, तो 2 4 जाए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट इसका क्या है, कंप्लीट। ठीक है, और जब हम कार्बोकेटायंस एंड फ्री रेडिकल्स की बात किए थे तो हमें पता चला था उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इसलिए हम उन्हें हाइपोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, एंड इसीलिए हम उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन आयंस आर न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, कार्बोकैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एंड कार्बन आयंस आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का क्या प्रॉब्लम है, ये सभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन करके लिख। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा एंड कौन घटाएगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होता है वो जस्ट उल्टा होता है दैट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो माइनस आई इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी घटती थी, बट इन दिस केस माइनस आई इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, वेयर एज प्लस आई से इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, जस्ट अपोजिट उसका। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकैटायंस का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता था। ठीक है, दोनों ही प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से अगर ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट वाले हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती थी, वेयरएज अगर माइनस आई इफेक्ट शो करते थे तो उनकी स्टेबिलिटी घटती थी। बट इन दिस केस स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अगर समझ में आई तो हम इसको आप, मैं इरेज करता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लें जल्दी से। फिर इसके बाद हम अपना अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इस जो है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब चलिए हम एग्जांपल्स करते हैं, आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी इसकी बतानी है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक की हम डिस्कशन करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ए बी सी, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आपको अरेंज करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किसका ज्यादा हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर आप देखें तो इसमें तो ये CH2 का प्लस आई लग रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी तो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ये भी, ये तो अपना प्लस आई लगा ही रहे हैं, एक और प्लस आई लगाने वाला आ गया। ठीक है, तो ये तो स्टेबिलिटी और भी ज्यादा डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें तो ये प्लस आई लग रहे हैं, बट ये जो CH3 था इसका डिस्टेंस प्लस आई जो CH3 का लग रहा था, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, इनिशियली ये कार्बन आयन के पास में था, ठीक है, अब थोड़ा दूर हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इफेक्ट डिक्रीज होगा तो ये उतना इफेक्ट CH2 माइनस को नहीं कर पाए। ठीक है, बट अगर हम बात करें ओवरऑल तो इसमें एक प्लस पॉइंट है ये। ठीक है, और इसमें ये प्लस पॉइंट है, ये दोनों ही केसेस में ये CH3 एक्स्ट्रा आ गए हैं, जबकि इसमें ये CH3 नहीं थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही इफेक्ट लग रहा था, सिर्फ एक ही साइड से, और इसमें दो दो साइड से लग रहे थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला, फिर होगा आपका थर्ड वाला, ठीक है, और फिर होगा आपका सेकेंड वाला। ये होगा ऑर्डर आपकी स्टेबिलिटी इन दिस केस। बताइए, ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखते हैं,
तो अगेन हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 माइनस, यहाँ पर NO2 लगा है, यहाँ पर इससे CN लगा है, एंड एक और है बट यहाँ पर NF3 प्लस है, CH2 माइनस। ठीक है, आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अगर अब हम स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि NO2, CN एंड NF3 प्लस, ये तीनों ही ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो जब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं तो हमें रिलेटिव देखना होगा कौन ज्यादा माइनस आई शो करता है। ठीक है, अगेन आपको माइनस आई इफेक्ट वाला ऑर्डर काम आया। ठीक है, NF3 प्लस का सबसे ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट, फिर NO2 का होगा एंड फिर Cl का। ठीक है, तो जिसका जितना माइनस आई इफेक्ट होगा वो उतना ही इसको क्या करेगा, स्ट्रांगली स्टेबलाइज करेगा, इस कार्बन आयन को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, स्ट्रांगली स्टेबलाइज करेगा। हेंस द स्टेबिलिटी विल बी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, कार्बन आयन थर्ड इज ग्रेटर देन, फिर NO2 और CN में किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली NO2 ज्यादा है तो फर्स्ट होगा, फिर सेकेंड। सही, ये ऑर्डर समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, आप लोग को अगर दिक्कत होता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ठीक है, मैं उसको किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये तो और अच्छी बात है, मतलब आप लोग को सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH2 minus, this is CH2 minus and this is CH2 minus। अब इसमें मैंने क्या किया है, अगेन मैंने सेम प्रीवियस टाइप की जो मैंने आपको माइनस आई इफेक्ट बताया था, किसका, एल्काइन का ज्यादा होगा, फिर एल्कीन का, फिर एल्केन। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है एंड ये sp3 है। ठीक है, एंड माइनस आई इफेक्ट ऑफ sp hybridized is greater than sp2 hybridized carbon is greater than sp3 hybridized carbon। ठीक है, मतलब ये sp वाला सबसे ज्यादा क्या करेगा, इस कार्बन आयन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ये मीडियम होगा और ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सेकेंड, ये सेकेंड है, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। देख रहे हैं, ये जस्ट उल्टा हो रहा है। अगर यही कार्बोकैटायन होता, ठीक है, वेल यहाँ पर तो कार्बन आयन है, अगर ये कार्बोकैटायन होता तो ये ऑर्डर जस्ट अपोजिट का होता। ठीक है, थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती, फिर फर्स्ट की एंड फिर सेकेंड की, जस्ट अपोजिट चल रहा है ये, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और एक दो क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इन तीनों को आपको अरेंज करना है, अरेंज करके बताएं। ये आप खुद से ट्राई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करके।
2 मिनट या 3 मिनट जो भी आपको टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके अपना नोट करते चले। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है, स्क्रीन आपके हाथ में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब कुछ सेम है, पर क्या है इस सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है हमारा CH3। ठीक है, ये भी प्लस आई शो करता है। CD3 ये भी प्लस आई शो करता है, एंड CT3 ये भी प्लस आई शो करता है। मतलब अब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं तीनों के तीनों के। ठीक है, मतलब अब हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। इसका मतलब ऐसे ग्रुप्स जो सबसे ज्यादा प्लस स्ट्रॉन्ग प्लस आई करेंगे वो स्टेबिलिटी उतने ही उस कार्बन आयन की उतनी ही कम होगी। ठीक है, और हमें पता है कि CT3 का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस आई होता है इसका, और CH3 का लेस होता है। ठीक है, जब हम CT3 और CH3 का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, ये तो बीच का है। ठीक है, ये ना कम होता है इसका और ना बहुत ज्यादा होता है। तो ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ये उतना ही कार्बन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, स्टेबिलिटी को उतना ही कम करेगा। ठीक है, और जितना कम होगा लेस, ठीक है, वो उतना ही स्टेबल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन का तो ये मतलब होता है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन आयन जो है, जो फर्स्ट वाला कार्बन आयन है जो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंड वाला, और फिर थर्ड। ये होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये थी हमारी कंप्लीट थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आप एक बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अभी तक हमने और भी इफेक्ट्स, अभी जो मेजोमेरिक इफेक्ट आएंगे, रेजोनेंस जो आएगा, ठीक है, और भी हाइपर कंजुगेशन आएगा, एरोमेटिसिटी का आएगा, तो अभी इफेक्ट्स अभी बचे हैं। अभी तक हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसके बाद हम अब हेडिंग डाल ले एसिड्स। ठीक है, यहाँ से अब आपके क्वेश्चंस करने के और भी जो है रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लें एसिड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एसिड्स होते क्या है। ठीक है, तो एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स which increases the concentration of H plus ion in aqueous solution। ठीक है, अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली पीएच जो है वो इंक्रीज कर जाता है, सॉरी पीएच तो डिक्रीज करेगा। जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। पीएच क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये कोई हमारा एसिड है। ठीक है, ये कोई हमारा एलिफेटिक एसिड है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, और इसका जो कंजुगेट बेस एक एनायन बनता है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ अपना क्या करता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, ये हमारा एसिड है, और ये हमारा इसका कंजुगेट बेस है। ठीक है, एक चीज बता दूं आपको कि जितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंजुगेट बेस उसका ही वीक होगा। ठीक है,
stronger acids have weaker conjugate. ठीक है, कंजुगेट बेस उतना ही क्या होगा, वीक होगा, और जितना वीक एसिड होगा कंजुगेट बेस उसका उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस कैसे बनेगा, आप उसमें से बेसिकली एक H प्लस जो है उसको आप निकाल दें। ठीक है, बाकी जो आपका बचेगा, बाकी जो आपका ये बचेगा वो इसका क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा। ये आपका क्या है, कंजुगेट बेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लें, उसके बाद में थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एसिड्स का। तो ये कोई एसिड है हमारा, मैंने बताया कि आपको बेसिकली क्या करना है, H प्लस निकालें। ठीक है, तो ये आपका इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया और H प्लस आपका सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये इक्विलिब्रियम जो है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज होगा मतलब वो क्या होगा, एसिडिक होगा। जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर ये बैकवर्ड चला गया, ठीक है, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चली गई तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस रिएक्शन जो हो रही है, अगर ये कार्बन आयन अगर स्टेबल हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कोई भी एक ऐसा इंसान है जो लेट से वाराणसी में स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगर ये अगर ये इलाहाबाद चला जाए तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी वजह से वापस वाराणसी आ जाए तो अगेन अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर ये इलाहाबाद चला जाए तो ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इलाहाबाद जाने के डायरेक्शन में क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्साइटेड होगा। सिमिलरली इन द सेम वे ये कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतनी ही ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और एसिडिटी जो सॉल्यूशन की है वो बढ़ेगी। ठीक है, पीएच घट रहा है मतलब एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या पता चला कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो हमें बेसिकली इतना पता चला कि अगर किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना है तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा उसको हमें स्टेबलाइज करना होगा, वो किसी भी हाल में वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और रिएक्शन जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। तो चलिए अब ये कार्बन जो है, ये बेसिकली अनायन जो कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म हुआ है, ये कब स्टेबल होगा, आप देख रहे हैं कि अनायन है। ठीक है, तो सिमिलर टू कार्बन आयन, सिमिलर टू कार्बन आयन, इसकी भी स्टेबिलिटी कौन इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है
दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, द ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, कार्बन आयन की तरह ही आपको बिल्कुल ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देख रहे थे, आपको स्टेबिलिटी ऑफ क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस देखना है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो एसिड, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो होगा वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट, ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है, अल्कोहल्स वगैरह भी हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और अगर हम एसिडिटी की बात करें, ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ जो है माइनस आई इफेक्ट पर इंक्रीज होगा, हमें ये चलो पता चला। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देना चाहता हूँ यहीं पर। ठीक है, तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिख लें कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी है फॉर द सेम ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, एसिडिटी जो है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ आप बोल लें, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो अगर हम HF, HCl एंड HI की अगर हम बात करें, हम HBr भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साइज ऑफ एटम किसका बड़ा है? ठीक है, ऑब्वियसली आयोडीन का सबसे बड़ा है, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो साइज जैसे जैसे बड़ा होगा एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। हेंस द एसिडिटी ऑफ HI इज ग्रेटर देन HBr, इज ग्रेटर देन HCl, इज ग्रेटर देन HF। ये ऑर्डर आप नोट कर लेंगे, ये ऑर्डर अक्सर आपको क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जो है HCl, HI, HBr, ये बेसिकली क्या होता है ना कि दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम HCl को ज्यादा एसिडिक चलते हैं। ठीक है, हर जगह HCl, कंसंट्रेटेड HCl बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एसिडिक होता है। ठीक है, एसिड होता है, तो हम इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ये तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HI, ठीक है, फिर HBr, फिर HCl, सबसे कम होता है HF। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, तो कोई दिक्कत तो बड़ी बात तो नहीं है। चलिए, यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम करते हैं ऑफ वेरियस कंपाउंड। ठीक है, स्टार्ट करें, आइए देखते हैं। तो सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि मैं हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे बेसिक है हमारा CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं CH2Cl एंड CO। ठीक है, इसकी अब IUPAC नेमिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, IUPAC नेमिंग आप कर लीजिएगा, कि हम ही बता दें, कर लीजिएगा खुद ही। ठीक है, और एक और लिख लेता हूँ मैं, एक और आपको मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, C डबल। आपको इसमें बेसिकली क्या करना है,
कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना किसका ज्यादा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मुझे देखना है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस मैंने बताया कि H प्लस यहाँ से क्या कर ले, आप निकाल लें, जैसे COO माइनस। इसकी बात करें हम तो ये क्या होगा, HCOO माइनस। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें भी निकाल दें, CH2Cl तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, COO माइनस, एंड इसको भी हम कर लेते हैं कि CH2 और फ्लोरीन तो रहेगा ही, और ये CO। ठीक है, हर किसी का हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब जो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं। तो इसमें हम देखें कि ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा CS, और हमें पता है कि इस अनायन की स्टेबिलिटी ये प्लस का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ये जितना डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ही कम होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हम हाइड्रोजन का ना प्लस आई इफेक्ट लेके चलते हैं ना माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इफेक्टलेस होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे CH2 है, CH2 है मतलब प्लस आई तो लगेगा ही, बट एक क्लोरीन एटम भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इसका माइनस आई लगेगा। ठीक है, और इसका भी माइनस आई लगेगा, बट ओवरऑल CH2 है तो यहाँ पे प्लस आई लगेगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, प्लस आई इफेक्ट नहीं है, माइनस आई भी नहीं है, चलो ठीक है। कम से कम अगर इंक्रीज करने वाले नहीं है तो कम से कम डिक्रीज करने वाले भी तो नहीं है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही है, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा, एसिडिक होगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला तो मिला। अब अगर हम सेकेंड नंबर पे कौन सा है, अब आप देखते हैं कि CH3 है। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई लगेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्लस आई तो ये भी लगा रहा है, लेकिन Cl की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये अपना माइनस आई भी लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर फ्लोरीन है तो ये भी अपना माइनस आई लगा रहा है। और माइनस आई फ्लोरीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और माइनस आई जिसका जितना ज्यादा होगा वो इसको उतना ही क्या करेगा, स्टेबल करेगा अनायन को। ठीक है, तो फिर ये वाली कॉन्जुगेट पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो उसके बाद नंबर आएगा CH2COOH का। फिर इसके बाद बचा हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला, तो इसमें CH3 स्ट्रॉन्ग प्लस आई, इसमें Cl इससे थोड़ा रिलेटिवली कम प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, कम प्लस आई इफेक्ट लग रहा है मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl CH2COOH। ठीक है, और फाइनली आपका ये CH3C OOH आ। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, मैं इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, मेरा काम कंप्लीट होता है, अब क्वेश्चंस करना आपका। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप अपना अटेम्प्ट करें। ठीक है, वीडियोज को पॉज कर करके आप खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करें, आइए देखते हैं।
ठीक है, इन तीनों का आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए लग जाइए काम पर। आइए हम देखते हैं। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है, इसका प्लस आई लग रहा है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक भी नहीं है जो इसकी इफेक्ट को, प्लस आई इफेक्ट को थोड़ा भी डिक्रीज कर सके। ठीक है, नहीं है ना, ठीक, मतलब इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आई लग रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई लग रहा है, तो इसका एसिड ये कौन सा होगा, सबसे वीकर होगा। ठीक है, इस बार मैं कॉन्जुगेट बेस नहीं बना, आप चाहे तो कॉन्जुगेट बेस बनाकर स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब सब कुछ मुझे कॉमन दिख रहा है, तो प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पर मैं आंसर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो पता चला कि ये सबसे वीकर एसिड होगा इन तीन में। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो फ्लोरीन दोनों में कॉमन है। फर्क क्या है, फर्क है डिस्टेंस। ठीक है, इसको अगर मैं डी डिस्टेंस मानूं और ये आपका डी डैश, तो आपको दिख रहा है कि डी डैश इज ग्रेटर देन डी, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इफेक्ट कम होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का तो ये रूल है, वो प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ा तो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट, ठीक है, वो डिक्रीज होना तय है। ठीक है, वो इसको मैं रेज कर दूंगा। ठीक है, तो ये फ्लोरीन जो है इसका माइनस आई लग रहा है, ये भी फ्लोरीन जो है माइनस आई लग रहा है, बट इसका माइनस आई उतना इफेक्टिव नहीं है जिसका इतना इसका है। ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर होगा इन तीनों में। ठीक है, और ये बीच वाला होगा, मीडियम वाला। ठीक है, तो जो एसिडिटी है, एसिडिटी ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ये होगा आपका एसिडिटी का ऑर्डर। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, अगर ये बात समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल बॉन्ड रिलेटेड। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट देखिए बार बार रिपीट हो। ठीक है, वही प्लस आई माइनस आई अगेन, बस फर्क क्या है, अभी तक हम कार्बोकेटायन, कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल देखें। ठीक है, और उसके बाद हमने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखी, अब एसिड्स देख रहे हैं। एसिड्स के बाद जैसे बेस में चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यहाँ पर जो अनायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, वहां पर हम कैटायन की देखेंगे। ठीक है, अभी हम जब बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, खैर वो जब आएगा तब आएगा। इसको आप अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइन इज ग्रेटर देन अल्कीन। ठीक है, इज ग्रेटर देन अल्केन। ठीक है, रीजन मैंने बार बार आपको बता चुका हूँ, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, इसका मतलब, एंड सिंस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इफेक्ट जो माइनस आई होगा इसका ज्यादा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा इसका। बात समझ में आई। तो अब ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा। ठीक है, तो ये एसिड उतना ही क्या होगा, इसको जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, इसको आप इरेज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, हेंस आप कह सकते हैं कि जो एसिडिक वाटर होगा वो फर्स्ट का ज्यादा होगा, सेकेंड का होगा फिर, एंड सबसे कम होगा थर्ड। ये आपका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर।
ठीक है। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो आपको जेई के क्वेश्चंस में भी आपको मिल जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन, एंड बीएचयू के एंट्रेंस में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, तो वो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अनहाइड है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन आयन है, और ये है सिर्फ सिंपली एक साइक्लिक कार्बन। और मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर एसिड ग्रुप लगा लें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है किसका ज्यादा हो। तो आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन का जो है ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है। मतलब दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो माइनस आई है, माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, मतलब इसके पास दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो, ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस में बना देता हूँ। ठीक है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली मतलब ये मोस्ट एसिडिक होने वाला है। सिमिलरली इसका माइनस आई लग रहा है, बट यहाँ पर माइनस आई लगने वाला सिर्फ एक ही है, यहाँ पर दो दो। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर जो CH2 है इसका प्लस आई लग रहा है। ठीक है, इसका जो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये स्टेबिलिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों थे बढ़ाने वाले, ये घटाने वाले भाई साहब थे। तो अल्टीमेटली अगर ऑर्डर देखा जाए तो एसिडिटी का ऑर्डर जो होगा वो होगा, सबसे ज्यादा होगा इसका, फिर इसका, और सबसे कम होगा इसका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, अगर बात समझ में आई तो और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, हम स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था माइनस आई इफेक्ट का, वो याद होना कंपल्सरी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई। अब ये प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों माइनस आई लगा रहे हैं। बट अब हमें ये रिलेटिवली देखना होगा किसका माइनस आई ज्यादा है। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो अगर आप उस टेबल को देखें, ठीक है, 4-5 पेजेस पीछे आपको वो टेबल मिल जाएगा। ठीक है, थिंक हमने सेकेंड या थर्ड लेक्चर में उसका डिस्कशन किया था। तो नॉट थर्ड, हम सेकेंड लेक्चर में उसका डिस्कशन किए थे। ठीक है, ऑर्डर हम लास्ट में लिखे थे। तो हमने देखा था कि जो NH3 प्लस का है इफेक्ट माइनस आई का, वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू NO2। इसका भी स्ट्रॉन्गर होता है बट इससे नहीं। ठीक है, अदर ग्रुप से होता है। ठीक है, NH3 प्लस से स्ट्रॉन्गर नहीं होता। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा ये उतना ही क्या होगा, एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक अगर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें
तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सबसे ज्यादा थर्ड की, फिर होगी फर्स्ट की। फर्स्ट क्यों होगी? क्योंकि ये माइनस आई लगा रहा है, ये प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, और ये घटा रहा है। ऑब्वियसली बढ़ाने वाले को ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और फिर होगा आपका सेकेंड वन, ये होगा आपका। बताओ एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ पे ये ऑर्डर समझ में आया? समझ में आया होगा, बहुत बड़ी बात कोई नहीं था, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ठीक है आज का सेशन खत्म होगा, फिर हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बिफोर दैट और कुछ, ठीक है। अब तो अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एसिड्स को लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अल्कोहल के केस में भी आता है, ठीक है। मैं एक जनरल फॉर्म पहले बता देता हूँ आपको। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो एल्कोहल के केस में भी आता है, क्योंकि ये जो एल्कोहल है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि H प्लस डोनेट करके ये भी अपना क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस बना लेता है, RO माइनस, ठीक है। H प्लस जो है सॉल्यूशन में डोनेट कर देता है, ठीक है। तो कुछ हम एल्कोहल्स का भी कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा, माइनस आई इफेक्ट वाले स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ही ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर OH है, मान लीजिए यहाँ पे CF3 लगा है, यहाँ पर OH CCl3 OH CBr3, ठीक है। अब इसका मान लीजिए हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ठीक है, तो आप देखें कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्टिव होगा, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसका सबसे ज्यादा होगा, और इसका जितना ज्यादा होगा ये उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा इसका कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो फाइनली फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी सेकेंड की, और सबसे कम होगा थर्ड। ये बताइए ऑर्डर समझ में आया? ये दो तीन मैं एल्कोहल्स के बेसिस पर भी मैं करा रहा हूँ, कुछ एल्कोहल्स के बेसिस पर भी क्वेश्चन मिले आपको, तो आपको कोई ऐसा ना लगे कोई एक नई चीज मिल गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर NO2 लगा, ठीक है। इसका आपको कंपैरिजन करना, अब बताइए किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, आइए देखते हैं। तो अगर हम इस एल्कोहल की बात करें, पोजीशन एल्कोहल से देखा है तो रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग सेम है, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस आई लगा रहा है, मतलब ये स्टेबलाइज नहीं, इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस इसका जो बनेगा वो माइनस इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वेयर एज अगर हम इसकी बात करें तो NO2 का माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा ये उतना ही क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। वेल इसका भी माइनस आई लग रहा है CN का,
बट इसका माइनस आई उतना इफेक्टिव नहीं होता है एज कंपेयर टू NO2। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो होगा एसिडिटी ऑफ, ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, थर्ड वाला होगा, फिर फर्स्ट, और सबसे कम होगा एसिडिक सेकेंड, सेकेंड होगा सबसे ज्यादा, सबसे कम एसिडिक होगा सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, अगर बात समझ में आई तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसको आप नोट करिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन से आप फैमिलियर रहें। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है अल्फा, ये वाला हाइड्रोजन है बीटा, ये गामा, और ये हाइड्रोजन है डेल्टा। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का ऑर्डर बताना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अक्सर अभी देखा जाए तो जेई वगैरह में पूछे जा रहे हैं, BHU के एंट्रेंस में नहीं आए हैं। ठीक है, बट अब क्योंकि जेई वगैरह में आना स्टार्ट हो गया तो BHU भी इसका कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो अगर आप देखें तो 3 एल्कोहल्स हैं। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा ही एसिडिक होगा, किससे, अल्कोहल से, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो बीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक कंपाउंड ही है, तो ये तो एसिडिक अल्कोहल से ज्यादा होना ही है। अब हमें अल्फा गामा और डेल्टा में कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कंपैरिजन देखें तो इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है दोनों CH3 का। ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा, सबसे एकदम बेसिकली ये जो है लीस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, इस एल्कोहल की अगर हम बात करें तो प्लस आई इफेक्ट इधर से भी लग रहा है और प्लस आई इफेक्ट इधर से भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस आई तीन तरफ से लग रहे थे ना, तो यहाँ पर 3 प्लस आई थे इसलिए सबसे कम हो गया, ये 2 प्लस आई है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे सिर्फ एक ही प्लस आई लग रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम, और प्लस आई इफेक्ट जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कम किस में लग रहा है, इस वाले में, गामा वाले में, तो फिर आएगा आपका गामा। ठीक है, गामा आएगा, फिर गामा के बाद डेल्टा आएगा। ठीक है, डेल्टा के बाद आपका आएगा अल्फा। तो लीस्ट एसिडिक होगा अल्फा, ठीक है, और हाईली एसिडिक होगा ये बीटा है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर होगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का काम भी खत्म होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बाकी हैं। एडवांस लेवल क्वेश्चंस तब बनेंगे जब हम अभी आगे एसिडिक स्ट्रेंथ के जो मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जितने भी हैं और रेजोनेंस वगैरह जो हैं, उनको पढ़ने के बाद जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे तब ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है, और उस टाइम में जेई के भी क्वेश्चंस कराऊंगा और BHU के पूछे हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपसे अटेम्प्ट कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्लास में ही हम सॉल्व कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का अभी फिलहाल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और कंपैरिजन खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेसिस का कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि बेस होते क्या है। ठीक है, एंड ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद जो होगी एक्चुअल कहानी रेजोनेंस की स्टार्ट। ठीक है, रेजोनेंस का अब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको अगर रेजोनेंस नहीं समझ में आया तो आपको मेजोमेरिक इफेक्ट समझ में नहीं, एक्चुअल में ये मेजोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, तो खैर मैं हूँ समझाने के लिए, आपको इस पर टेंशन ना लें। ठीक है, आप रिवीजन वगैरह करते रहें टाइमली, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल दैट थैंक यू सो मच।